अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान, टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज मेरे साथ रियाज शाहिद साहब हमारे दोस्त मौजूद हैं और हम आपको तारीख़ में लेकर जाते हैं और फिर तारीख़ को आज के दौर में लेकर आते हैं कि तारीख़ में उसी ज़ुमरे के लोग, उसी पाए के लोग क्या करते रहे हैं और आज उसी लिगेसी से बंधे हुए लोग आज क्या कर रहे हैं। मेरी मुराद है एक ऐसे शख्स से या ऐसी शख्सियत से जिन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि वो रावलपिंडी के पहले डिप्टी कमिश्नर थे और उनका नाम था ब्रिगेडियर जॉन निकलसन। वो 1822 में पैदा हुए और सिर्फ 27 साल की उम्र में वो रावलपिंडी के पहले डिप्टी कमिश्नर बने। अगर आप रावलपिंडी से जाएं टेक्सला रोड की तरफ तो संगजानी के मकाम पर, अगर रावलपिंडी के वक्त से 25 किलोमीटर तकरीबन बनता है, लेकिन आजकल तो वो शहर में आ गया है, आपको वहाँ पर सड़क के किनारे एक मोनूमेंट मिलता है, बहुत ऊंचा मीनार है, उसकी सीढ़ियाँ हैं। तो ये मोनूमेंट ब्रिगेडियर जॉन निकलसन की याद में तामीर किया गया है और यहाँ के लोग उन्हें पीर या अवतार मानते थे और अब भी उनके मानने वाले जो हैं उनकी बहुत अजीब व गरीब हुलिये में है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जॉन निकलसन के नाम पे वक्फ कर रखा है। ये जो जॉन निकलसन थे, इन्होंने बड़ी मुख्तसर उम्र पाई और इनकी उम्र थी सिर्फ 35 बरस के जब उनकी डेथ हुई। और कहा यह जाता है कि जब दिल्ली में 1857 पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ और बादशाह को यरगमाल बना लिया गया तो ये ख़बर फैली कि जनरल निकलसन मारे गए। ये क्या वजह है कि जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, ये लिगेसी है वो उस इंग्लिश ब्यूरोक्रेसी की कि जिन्होंने बरसगीर में राज किया और उसी की एक शाख इंडिया में है, उसी ब्यूरोक्रेसी की, और उसी की एक शाख हमारे यहाँ। वो क्या अवामिल हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक नाम भी ऐसा नहीं रहा कि जिसे अवतार के तौर पर लोग आप भी मानते हों। नेक नाम लोग बहुत हुए, उनमें आप कह सकते हैं कि उनके नाम के साथ कंट्रोवर्सीज़ भी बहुत जुड़ी होती हैं जहाँ नेक नामी होती है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन हम अब देखते हैं, आज के हालात में देखते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के बारे में जनरली ये कहा जाता है कि वो इनएक्टिव या बेअमल होकर रह गए हैं। वो फैसले करते हुए डरते हैं। वो जो लोगों से एक मोहब्बत का चलन था, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का, जैसे अफसरशाही या नौकरशाही से मंसूब बातें हैं, वो अब बातें वो नहीं रही। अब वो लोगों से दूर भागते हैं। हर जो जूनियर आदमी है उसकी कोशिश ये होती है कि वो किसी सीनियर पोस्ट पे लग के बैठे और वो जो सियासी हुक्मरान आते हैं उनकी कुर्बत में हो ताकि वो उनके दौर में मौज करें। और उसके बाद क्या होना होता है वो आप माजी करीम में भी बहुत कुछ देख चुके हैं। और हर जो हमारे यहाँ एक हुकूमत जाती है और फिर एक हुकूमत आती है तो उसमें क्या कुछ कायाकल्प होती है और उसमें ये नौकरशाही या अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी किस तरह अताब का निशाना बनती है और किस तरह अपनी जान बचा के निकलती है, ये सारी बातों का हम जिक्र करते हैं। तो रियाज साहब, ये कैसे देखा, ये क्या फ़र्क है कि जिन लोगों ने यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का आगाज़ किया वो तो अवतार माने जाते हैं यहाँ पर अब तक, और जो आज के लोग हैं उनका क्या हाल है? मेरे ख्याल में इसमें कुछ हालात का भी कुछ फ़र्क है। वो इसलिए कि ब्रिटिश जब यहाँ पे आए और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाना शुरू किए, आए तो मतलब बहुत पहले उनकी सफर का शुरू हो गई थी, लेकिन औरंगज़ेब के दौर तक ये इतने ताकतवर नहीं हुए थे। बल्कि औरंगज़ेब ने अपने एक सालार को, इनकी बम्बे में एक थी चौकी थी, वहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा किया था और इनके सलार ने उनको शिकस्त दी थी और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी और घास में मुँह में घास के तिनके दबा के उनको बड़ी ज़िल्लत आमेज़ औरंगज़ेब करना शुरू थी। ये मामला बाद में जाके ख़राब हुआ, लेकिन वो तो आखिरकार रियाज साहब उन्होंने तो कब्ज़ा कर लिया। मैंने जो मिसाल दी आपको वो 1822 के बाद जब वो पैदा होने के बाद यहाँ आए और 27 साल की उम्र में 1849 में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी थे और आज तक उनकी मोनूमेंट बाकी है, गो के उनके सिक्कों से मार के हुए। हमारी आज की ब्यूरोक्रेसी को क्या हो गया? पहले तो बात ये थी कि वो यहाँ पे अक़लियत में थे और कोई भी अक़लियत जब
किसी गैर मुल्क पहुंचती है तो वो सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी मिसालें आज भी मौजूद हैं। हमारे लोग जो हैं वो बाहर जाने में जो कामयाब होते हैं वो बोर्ड्स में, हत्ता कि किसी भी एक तरह सफ़र करके वहाँ, तो हमारे आज के लोग सर धड़ की बाजी क्यों लगाते हैं लोगों की भलाई के लिए, और वो अपने मुल्क के लिए भी करना चाहते होते हैं। मेरे ख्याल में ये है कि वो लोग तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक़्त तक कंपनी का मुनाफा और पर्सनल ग्लोरी वो मुकद्दम थी, लेकिन जब ये बरतानिया ने इसको अपने तसर्रुफ़ में ले लिया तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के लिए ताज बरतानिया की अज़मत सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जो पुराने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी याददाश्तें पढ़ने से पता चलता है कि कोई केस जो कि डाके का होता था या कत्ल का होता था, तो दो केस अगर किसी थाने की हदूद में हो जाते थे तो अंग्रेज़ एसपी डीएसपी वो उस थानेदार को ना सोने नहीं देते थे, बल्कि वो 3 दिन के अंदर अंदर वो अगर वो हल नहीं होता था तो वो ख़ुद थाने में पहुंच जाते और ख़ुद तफ्तीश शुरू कर देते होते थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि डाका और कत्ल ये ऐसे जराइम है जिसने ताज बरतानिया की हैबत को ललकारा है, और अगर ये होता रहा तो ताज बरतानिया को यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। तो उनके लिए ये सर्वाइवल का मसला था। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज क्या हुआ? आज ये है कि आज ब्यूरोक्रेसी के लिए सर्वाइवल का मसला नहीं है, उनके लिए एक अश्योरिटी है। अगर आज मेरा ख्याल है कि ये इनको सर्वाइवल का मसला पड़े, आज जो है वो इतने एम्बिशियस हो जाएं तो मेरा ख्याल है कितनी बदनामी होती है कि एक 3 साल में एक सूबे के 6 चीफ सेक्रेटरी बदल जाते हैं, 7 आईजी बदल जाते हैं, हर आए दिन डिप्टी कमिश्नर बदले रहते हैं, और लोगों की ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं आता। किस शख्स ने, किस चीफ सेक्रेटरी ने, किस आईजी ने या किसी डिप्टी कमिश्नर ने आरपीओ ने डीपीओ ने लोगों का बदलाव ज़िंदगी में लाने की कोशिश की हो, उसने अपना कोई नाम पैदा किया हो किसी ज़िले में जाकर, तो क्या है मेरे ख्याल में असल वजह ये है कि जो भी होता है, चाहे वो कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है या एसपी है, मेरे ख्याल में उनके ओहदों के इख्तियारात में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, वो बहुत वो डाइल्यूट हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जितनी कुव्वत मैं यही बात करना चाह रहा था आपसे, एंजॉय करती थी वो। अब देखिए ना कि पुराने, अगर हमने इनकी बात की, वो फौजी अफसर भी हुआ करते थे, वो सिविल इंतजामिया के सरबराह भी हुआ करते थे, और सिविल और मिलिट्री के दोनों के इख्तियारात उनके हाथ में होते थे, और आम तौर पे उनके फैसलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। ये और बात है कि वो अपने फैसले करने में बहुत ज़्यादा वाइज होते थे। वो मकामी रस्म व रिवाज, कबाइल की नफ्सियात और उनका बड़ा गहरा मुताला करते थे, जो कि किताबों की शक्ल में आज में मौजूद हैं कि वो किस कदर अर्क रेजी से इन चीज़ों के पे ध्यान दिया करते थे, और जिसकी वजह से वो इफेक्टिव। सब बात यही है जो आपने अभी आखिर में की है कि हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी को, हमने अपनी पुलिस को खुद कमज़ोर किया है। जब हमने उनको पोस्टिंग तो दे दी हैं, लेकिन उनसे फ़ैसला करने की पावर्स वापस ले ली हैं। अब वो फैसला करते हुए डरते हैं, उनके लिए एक नैब का हवा उनके सर पर है। वो किसी फ़ाइल पर कोई ऐसा ऑर्डर करते हुए पसोपेश से काम लेते हैं कि कल को उन्हें नैब की पेशियाँ ना भुगतनी पड़े। इसके अलावा आप देखिए कि जब आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को और अपनी पुलिस को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो ख़ुद फ़ैसला करे, मैं तो हैरान होता हूँ कि आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि अगर किसी जगह छोटी सी जगह पे किसी एसएचओ ने रेड किया है तो ख़बर क्या बनती है कि एसएचओ फ़लाँ ने डीएसपी फ़लाँ के हुक्म पर और डीपीओ की ताकीद पर, आरपीओ साहब की मशवरे से और जनाब चीफ मिनिस्टर के हुक्म पर उन्होंने ये रेड किया ना, कि रेड तो वो खुद कर रहा होता है, उसके पास तो एफआईआर दर्ज करने की पावर्स भी नहीं है। कल मोहम्मद खान लिखता है कि हमारे इलाके में लोग खुदा के तसव्वुर के लिए अगर ज़मीन पे किसी शख्स को देखना चाहते थे तो वो थानेदार को देखते थे। तो अभी आके थानेदार के ऊपर जितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो उसके वसाइल हैं वो महदूद हो गए हैं, और जो इख्तियारात हैं वो फिर ये है कि उसकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंटली होती रहती है। तो ये सिर्फ पुलिस के साथ नहीं है, बाकी शोबों में भी इसी तरह की गैर यकीनी सूरत हाल होती है, और यही गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो उन लोगों को मौका देती है जो सिस्टम के से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ज़ाती फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि अगर पुलिस है तो आईजी अपने हाथ में चीज़ें ले, बाकी सिविल इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो इनके
जो इख्तियारात हैं ये उनको वापस करें और उसको अमन व अमान का ज़िम्मेदार बनाएं। इसमें अगर हम बात करें इसको वाइंड अप करते हुए, तो मेरी ये राय है कि जब तक आप अपने सामने हुकाम जो हमारे हैं अपने सामने बोलने वाले, राय देने वाले दबंग किस्म के ऑफिसर्स नहीं लाएंगे, और ये दबंग कैसे होंगे, आप उन्हें बोलने की इजाज़त तो दीजिए ना। उनके सर पे आपने तबादले की तलवार लटका रखी है, उनकी मराद को ख़त्म करने की तलवार लटका रखी है, उनको बेइज्जत करने की धमकियां देते रहते हैं। जब तक आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को फ़ैसला करने का अख्तियार नहीं देंगे, आप उन्हें अपनी जगह पे ख़ुद मुख्तियार नहीं बनाएंगे, जब उनके सर पे ये तलवार नहीं होगी कि अगर उन्होंने पब्लिक की वेलफेयर के लिए कोई फ़ैसला किया या कोई उन्होंने ऑर्डर दिया तो उनको कान से पकड़ कर निकाल बाहर नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त तक इस्लाह नहीं हो सकती। और उस वक्त तक हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कोई अवतार या उस दर्जे का आदमी पैदा नहीं हो सकता कि उसके जाने के बाद या उसके इस दुनिया से जाने के बाद उसको याद रखा जा सके। बात वही है कि हमने उन लोगों से उनकी ज़बानें छीन ली हैं जिनको बोलना चाहिए, हमने उन लोगों से उनका कलम छीन लिया है कि जिनको अहकामात लिखने चाहिए, हमने उन लोगों के फील्ड में जाने पर पाबंदी लगा दी है कि जो फील्ड में जाएंगे तो एक आम आदमी के काम होंगे। हमने उनको इस तरीके से एक पपेट बनाया है कि वो समझते हैं कि हमने अपने आकाओं को और अपने सियासी हुक्मरानों को खुश रखना है। पब्लिक जाए भाड़ में, पब्लिक जाती है जहाँ पे पब्लिक के लिए दरवाजे बंद हैं। जब तक हुकाम ऊपर से अपना प्रेशर ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे ब्यूरोक्रेसी पब्लिक के लिए दरवाजे नहीं खोलेगी। बड़ा आसान है हाकिमों को खुश कर लेना। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ ख़ान और रियाद शाहिद साहब को इजाज़त दीजिए, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और टुडे विद हफीज़ ख़ान चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।